हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे द राजीव गांधी असैसिनेशन केस एंड व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज़ फ्रीड ऑल कॉन्विक्ट्स। मतलब राजीव गांधी के असैसिनेशन केस के बारे में और सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो कॉन्विक्ट्स हैं उनको फ्री कर दिए, रिलीज़ कर दिए, क्यों। और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि राजीव गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था उसके पीछे की कहानी, उसका रीज़न क्या था और राजीव गांधी को कब, कहाँ और कैसे असैसिनेशन किया गया है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, किसने असैसिनेशन किया था, उसके बाद जो ट्रायल हुआ था कोर्ट में किस किस को डेथ सेंटेंस मिला था, किस किस को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने किस किस को फ्री कर दिए है, वो पूरे हिस्ट्री आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, राजीव गांधी के असैसिनेशन केस हम लोग सब जानते हैं कि LTTE के जो टेररिस्ट है उनसे हुआ है, लेकिन सिर्फ LTTE एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके साथ और एक ऑर्गेनाइजेशन भी राजीव गांधी के असैसिनेशन में इन्वॉल्व है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है और एक्चुअल ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि खालिस्तान मूवमेंट ये जो है, यहाँ से एक्चुअली ये सब जो असैसिनेशन का प्लान यहाँ से स्टार्ट हुआ है, खालिस्तान मूवमेंट से। तो दोस्तों, खालिस्तान मूवमेंट क्या है कि जो यहाँ के जो सेपरेटिस्ट है वो लोग एक अलग से सिख स्टेट और यू कैन से सिख कंट्री के डिमांड कर रहे थे। सिख सेपरेट सिख कंट्री, सोवेरिन कंट्री, ठीक है, ऑटोनोमस एक स्टेट। तो द खालिस्तान मूवमेंट इज ए सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट सीकिंग टू क्रिएट ए होमलैंड फॉर सिख्स बाय एस्टेब्लिशिंग ए सोवेरिन स्टेट कॉल्ड खालिस्तान। अब इसमें कौन कौन सा जगह इन्वॉल्व, मतलब खालिस्तान के अंदर कौन कौन सी जगह आते हैं। एक तो होते हैं पंजाब रीजन के अंदर, ये यहाँ से ये मूवमेंट एक्चुअली स्टार्ट हुआ है 1980 से। अब वो लोग डिमांड कौन कौन सा जगह कर रहे हैं, चंडीगढ़, उसके बाद आते हैं सेक्शन ऑफ इंडियन पंजाब इंक्लूडिंग होल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब चंडीगढ़, पंजाब प्रोविंस, मेनली जो चीज़ वो लोग डिमांड कर रहे थे वो है पंजाब प्रोविंस। पंजाब प्रोविंस मतलब कुछ पार्ट जो है इंडिया में, कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान में, और नॉर्थ इंडिया और सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया लाइक गुजरात, लाइक महाराष्ट्र। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे उन लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा था, वहाँ उन लोगों को सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान उन लोगों को बोल रहा था कि ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ है, वी विल हेल्प यू। अब एक चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ जो है 1980s की, मतलब जस्ट इंडिया पाकिस्तान के जो वार 1971 का वार था वो ख़त्म हुआ था। बांग्लादेश कंट्री, एक न्यू कंट्री जनरेट हुआ था उस वार के बाद, बांग्लादेश लिबरेशन वार, इंडिया पाकिस्तान। तो दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान का गुस्सा था क्योंकि बांग्लादेश वो अलग हो गया, तो पाकिस्तान ने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को मदद की और उनसे कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप एक अलग से कंट्री बनाओ। तो देखिए दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो अकॉर्डिंग टू जगजीत सिंह चौहान had proposed all out help to create Khalistan during his talks with Chauhan following the conclusion of the Indo-Pakistan War 1971। तो दोस्तों तब उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो और इंडिया के थे इंदिरा गांधी। तो जगजीत सिंह चौहान कौन था? जगजीत सिंह चौहान है जो ये खालिस्तान मूवमेंट का ओरिजिन, जो एक्चुअली स्टार्ट किया था खालिस्तान मूवमेंट, फादर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट जगजीत सिंह चौहान। उनको बोले थे जुल्फिकार अली भुट्टो की वी विल हेल्प यू ऑल आउट। तो दोस्तों जगजीत सिंह चौहान कौन है? दिस पर्सन इज जगजीत सिंह चौहान। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट दैट साउट टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट इन द पंजाब रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया से भी पंजाब जाएगा और पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है वो भी जाएगा, लेकिन पाकिस्तान उसमें हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान वॉज सपोर्टिंग देम। अब दोस्तों ये तो
मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, खालिस्तान मूवमेंट, लेकिन जगजीत सिंह चौहान बाद में थोड़ा साइड हो गया था और एक नया लीडर का एवोल्यूशन हुआ उस मूवमेंट में, जिनका नाम है जर्नैल सिंह भिंडरनवाले। ये एक लीडर है जो कट्टर सिख है और खालिस्तान के लिए मतलब एक लड़ाई करना चाह रहे थे। तो दिस पर्सन इज जर्नैल सिंह भिंडरनवाले। अब इसका कहानी क्या है, देखिए दोस्तों, जर्नैल सिंह ब्राड इनका ओरिजिनल नेम था, जो जस्ट इंडिपेंडेंट के बाद जून 2 1947 में पंजाब में इनका जन्म हुआ था और डाइड, कैसे इसका मृत्यु हुआ तो मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा जान लेते उसके बारे में कि बॉर्न जर्नैल सिंह ब्राड was a militant leader of Sikh organization दमदामी तक्सल। अब दोस्तों दमदामी तक्सल क्या है, एक सिख का रिलीजियस एजुकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है दमदामी तक्सल। जैसे हम हिंदुओं में है आरएसएस, मुस्लिम में है आपका मदरसा, वैसे ही है दमदामी तक्सल जो है सिख का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनका लीडर था जर्नैल सिंह भिंडरनवाले एंड द लीडिंग फिगर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। तो अब ये बन गए थे एक लीडिंग फिगर, खालिस्तान मूवमेंट के एक लीडर बन गए थे। ही वॉज नॉट एन एडवोकेट ऑफ खालिस्तान, ही वॉज द 14th जाठेदार और लीडर ऑफ द प्रोमिनेंट ऑर्थोडॉक्स सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दमदमी तक्सल। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन gaining significant attention after his involvement in the 1917 Sikh निरंकारी क्लैश। तो दोस्तों ये एक पॉपुलर लीडर था सिख का और एक लीडर थे दमदमी तक्सल, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये था एक लीडिंग फिगर था खालिस्तान मूवमेंट का। अब दोस्तों खालिस्तान मूवमेंट ऐसे हद तक बढ़ गए थे कि फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी डिसाइड किए थे कि नहीं, अब इन लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा, बहुत हो गया। अब ये जो पर्सन है जर्नैल सिंह भिंडरनवाले, इनको अभी अरेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये कहाँ जाके छुप गए, ये जाके छुप गए गोल्डन टेम्पल अमृतसर की गोल्डन टेम्पल में छुप गए थे। तो दोस्तों मैं एक बार आपको बोल देता हूँ, अब जैसे ही ये आदमी जाके गोल्डन टेम्पल में छुप गए थे तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम इंडियन आर्मी को ये ऑर्डर दिए थे कि आप गोल्डन टेम्पल पे हमला करो और इस आदमी को अरेस्ट करो या मारो, कुछ भी करो, इस आदमी को पकड़ना पड़ेगा। यही एक लीडर है जो खालिस्तान मूवमेंट को एकदम टॉप पे लेके गए हैं। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो है गोल्डन टेम्पल में इंडियन आर्मी का जो इन्वेशन था, ये जर्नैल सिंह भिंडरनवाले को मारने के लिए उनका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब दोस्तों देखिए आफ्टर द ऑपरेशन ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल का क्या हालत हुआ था। तो गोल्डन टेम्पल का जो एक्चुअली टोटल एरिया का नाम है हरमंदिर साहिब, उनका एक पार्ट है अकाल तख्त। ये जो अकाल तख्त है यहाँ पे छुपा था जर्नैल सिंह भिंडरनवाले। तो अकाल तख्त बीइंग रिपेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर द ऑफेंसिव, इट वाज लेटर पुल्ड डाउन एंड रीबिल्ड बाय द इंडियन सिख कम्युनिटी। तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था, 1 से 10 जून 1984 के अंदर, ठीक है, 1 से 10 जून। और भिंडरनवाले कब मारे गए थे, जून 6 पे 84, इस दिन भिंडरनवाले का मौत हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार का ये था पिग डे, जून 6। कैसे मारा था भिंडरनवाले, कील्ड इन गन फाइट ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार पे वापस आते हैं, कहाँ पे, हरमंदिर साहिब अमृतसर पंजाब इंडिया। रिजल्ट जर्नैल सिंह भिंडरनवाले कील्ड, ये था पहला रिजल्ट। दूसरा और भी रिजल्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंडियन गवर्नमेंट एंड सिख मिलिटेंट सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। और उसमें बहुत सारे ऐसे इंडियन सोल्जर भी मारे गए थे, सिख पिलग्रिमेज भी मारे गए थे, और जो प्रिपेटर्स है, जो टेररिस्ट है, वो भी मारे गए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 5000 प्लस सिविलियन किल्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। बहुत ही मैसाकर हुआ था उस दिन, उस टाइम। तो
The Operation Blue Star was the code name of a military operation which was carried out by Indian security force between 1 to 10 June 1984 in order to remove Damdami Takshar leader Jarnail Singh Bhindranwale and his followers from the building of the Golden Temple, the holiest site for Sikhs, which is located in Amritsar, Punjab, India. The decision to launch the operation rested with Prime Minister of India then Indira Gandhi. मतलब इंदिरा गांधी अगर हाँ बोलेंगे तभी ये ऑपरेशन होगा, ऐसे एक टाइम आ गया था. Who had already authorized military preparation for a confrontation at the temple complex 18 months prior, according to then Vice Chief of the Army Staff S.K. Sinha. In July 1982, Harchand Singh Longonwal, the president of Sikh political party Shiromani Akali Dal, had invited Bhindranwale to take up residence in the Golden Temple to evade arrest by government authorities. मतलब उस टाइम के शिरोमणि अकाली दल के जो प्रेसिडेंट थे हरचंद सिंह लोंगोनवाल, उन्होंने भिंडरनवाले को इनवाइट किया था कि आप गोल्डन टेम्पल में आओ और छुप जाओ, ये एक पवित्र जगह है, होली प्लेस है, यहाँ पे आपको कोई अरेस्ट नहीं कर पाएगा. लेकिन इंदिरा गांधी को कोई नहीं रोक पाया, वो ऑर्डर दिए कि आप अटैक करो गोल्डन टेम्पल पे. ठीक है, तो दोस्तों ये जो चीज़ हुआ था जिसमें इतने सारे लोग मर गए थे, इंक्लूडिंग जो उनका लीडर था, ये लीडर भी मर गए थे. तो सिख का एक बहुत बड़ा गुस्सा इंदिरा गांधी के ऊपर जम गया था. तो उस गुस्से के कारण क्या हुआ था, एज ए रिजल्ट आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी बाय सतवंत सिंह एंड बीन सिंह ऑन अक्टूबर 1980. उसी साल 1 से 10 जून के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसमें 6 जून को भिंडरनवाले का मौत हुआ था. और उसके कुछ महीने बाद अक्टूबर में ही इंदिरा गांधी के असैसिनेशन हुआ था. किसने किया था, 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक का नाम है सतवंत सिंह, दूसरे का नाम है बीन सिंह. ठीक है दोस्तों, अब इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद क्या हुआ था वो तो हमें सब पता है. एंटी सिख रायोट हुआ था, बहुत सारे सिख को मार दिया गया था. दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, पूरे इंडिया में बहुत सारे सिख को मार दिया गया था. और उसके बाद और जो एक चीज़ हुआ था वो है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन 1986 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब पहले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, इसीलिए जो टेम्पल पे जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो इन्वेशन हुआ था उसमें इतने सारे लोग मर गया था, उतना ट्रेंड नहीं थे इंडियन आर्मी उस टाइम. तो उसके बाद ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आया जो 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मेशन किए थे. अब दोस्तों आता हूँ इंदिरा गांधी के असैसिनेशन पे. दोस्तों इंदिरा गांधी के जो असैसिनेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, उनके रेसिडेंट में, मतलब प्राइम मिनिस्टर के जो रेसिडेंट है वहाँ पे. तो ये था दोस्तों स्पॉट जहाँ पे इंदिरा गांधी चल के आ रहे थे और उनको गोली मार दिया गया था. द स्पॉट वेयर गांधी वॉज शॉट डाउन इन इज मार्क्ड बाय ए ग्लास ओपनिंग इन द क्रिस्टल पाथवे एट द इंदिरा गांधी मेमोरियल. तो दोस्तों लोकेशन प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंट सफदरजंग रोड, न्यू दिल्ली. कब, 31 अक्टूबर 1984 सुबह 9:30 बजे. अटैक टाइप गन वायलेंस, वेपन था स्टार्लिंग सबमशीन गन, विक्टिम इंदिरा गांधी. कौन मारा था, सतवंत सिंह, बीन सिंह. सतवंत सिंह, बीन सिंह कौन था, ये था सतवंत सिंह, ये था बीन सिंह. अब दोस्तों सतवंत सिंह को उसी टाइम वहाँ पे ही एनकाउंटर कर दिया गया था. बीन सिंह अरेस्ट हुए थे और बाद में उनको फांसी हो गया था. दोस्तों इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी was assassinated at 9:30 AM on 31st October 1984 at her residence in Safdarjung Road, New Delhi. She was killed by her bodyguard Satwant Singh and Bin Singh in the aftermath of Operation Blue Star, an Indian military action carried out between 1 to 8 June 1984, ordered by Indira Gandhi to remove Jarnail Singh Bhindranwale and his follower from the Golden Temple of Harimandir Sahib in Amritsar, Punjab. The collateral damage included the death of many pilgrims as well as damage to the Akal Takht. The military action on the sacred temple was criticized both inside and outside India. अब दोस्तों उसके बाद जैसे ही ये दोनों इंदिरा गांधी को मार दिए थे उसके बाद दोस्तों क्या होता देखिए, ओवर द नेक्स्ट 4 days 8,000 Sikhs were killed in retaliatory violence. और ये जो है ये कहा जाता है कि ये डायरेक्ट जो उसके इंदिरा गांधी के जो बेटे राजीव गांधी उनके मदद से ही हुआ था, वो सपोर्ट किए थे कि मारो. ठीक है, तो ओवर द नेक्स्ट 4 days ये कहा गया था. ठीक है, अब उसके ऊपर केस भी हुआ था. तो 8,000 Sikhs वर किल्ड इन रिटेलिएटरी वायलेंस, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसे स्टेप नहीं लिए थे कि सिख को मारने से रोका जाए.
उसके बाद दोस्तों जस्टिस ठक्कर कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो दोस्तों इंदिरा गांधी के मारने के बाद जो कमीशन बिठाया गया था जांच के लिए वो है ठक्कर कमीशन ऑफ इंक्वायरी हेडेड बाय जस्टिस मनोहर लाल प्राणलाल ठक्कर, सेट up to probe Gandhi's assassination, recommended a separate probe for the conspiracy angle behind the assassination। तो ये था दोस्तों खालिस्तानी मूवमेंट। उसके बाद आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद आता है इंदिरा गांधी की असैसिनेशन, और उसके बाद बहुत सारे सिख का जो है रायट हुआ था अगेंस्ट सिख मैसाकार हुआ था पूरे इंडिया में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं रोक पाया था। और उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेस था राजीव गांधी, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन हुआ और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। तो यहाँ से ये पता चलता है कि सिख का जो गुस्सा वो इंदिरा गांधी के ऊपर था, उसके बाद राजीव गांधी के ऊपर गया। अब आते हैं दोस्तों LTTE के बारे में, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। LTTE ये कौन थे? ये लोग दोस्तों श्रीलंका के मैप अगर आप याद करेंगे तो श्रीलंका का जो टॉप पोर्शन है, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है, वो इंडिया के बहुत पास है, इंडिया के रामेश्वरम के बहुत पास है। तो वो जो एरिया है श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, वहाँ पे बहुत सारे तमिल लोग रहते थे, जो कि इंडियन तमिल, उनको इंडियन तमिल भी कहा जाता था। वो तमिल थे, दो टाइप के हैं, एक तमिल एक सिंहल जो है श्रीलंका का जो वो लोग नेटिव है, और तमिल जो है वो ऊपर की तरफ रहते थे श्रीलंका के नॉर्थ की तरफ। तो तमिल के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था, उनको रेशन नहीं दिया जाता था, स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता था, ठीक है, उन लोगों को इक्वालिटी नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने एक लिबरेशन स्टार्ट कर दिए थे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तो तमिल के हित के लिए ये लिबरेशन थे दोस्तों। ये था उन लोगों का फ्लैग। तो दोस्तों इनका लीडर था वेल्लुपिलाई प्रभाकरन। अब 1976 से लेकर वेल्लुपुरम प्रभाकरन की मौत 2009 में हुआ था। तो 2009 तक ये जो है लड़ाई चला। इट इज कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट लिबरेशन वॉर इन द वर्ल्ड, LTTE अगेंस्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट। अब दोस्तों इन लोगों का भी एक ही एम था, क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ तमिल एलम इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ श्रीलंका। जैसे खालिस्तान के था एक, हमें इंडिपेंडेंट सिख स्टेट चाहिए, इन लोग बोल रहे हैं हमें इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट चाहिए, कहाँ पे? नॉर्थ एंड ईस्ट श्रीलंका पे। अब दोस्तों LTTE ऑल्सो नोन एज तमिल टाइगर वाज ए तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज बेस्ड इन नॉर्थ ईस्ट श्रीलंकन। The LTTE fought to create an independent Tamil state called Tamil Elam in the northeast of this island due to the continuous discrimination and violent persecution against Sri Lankan Tamil by the Sinhalese dominated Sri Lankan government। अब दोस्तों ये तो ऐसे सिचुएशन था। अब इंडिया में जो तमिल है, तमिलनाडु के जो तमिल है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर उस टाइम राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर। तो राजीव गांधी को प्रेशर डाल रहे थे कि हमारे जो तमिल भाई बहन है जो श्रीलंका में है उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उन्होंने लिबरेशन कराया, यू शुड हेल्प हिम, राजीव गांधी शुड हेल्प द LTTE। तो राजीव गांधी ने पहले उन लोगों को हेल्प किए थे। तो दोस्तों देखिए IPK इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पीरियड। तो दोस्तों राजीव गांधी ने पीस कीपिंग फोर्स भेजे थे पहले, किस लिए? हेल्प करने के लिए। तो जुलाई 1987 फेस्ड विद ग्रोइंग एंगर अमंग its own Tamils and flood of refugees, India intervened directly in the conflict for the first time by initially airdropping food parcel into Jaffna। तो जाफना एक एरिया था जो LTTE के अंदर LTTE के जुरिस्डिक्शन में आता था। तो वहाँ पे ऊपर से एयर ड्रॉप करके फूड वाटर ये सब दे रहे थे ताकि LTTE के जो लिबरेटर है उनको हेल्प हो। After negotiations, India and Sri Lanka entered into the Indo-Sri-Lanka Accord। तो दोनों देश मिलके एक पीस ट्रीटी साइन किए थे। एक्चुअली पीस ट्रीटी साइन करना चाहिए था श्रीलंका एंड LTTE के बीच, लेकिन साइन किसके अंदर हुआ? इंडिया एंड श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच। दो द कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन द तमिल एंड सिन्हली, मतलब LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट, India and Sri Lanka signed the peace accord instead of India influencing both parties to sign a peace accord among themselves। मतलब ये एक गुस्सा का रीजन था LTTE का कि हम दोनों के बीच, LTTE और श्रीलंकन सिन्हली के बीच जो पीस ट्रीटी होना चाहिए था, इंडिया को वो करना चाहिए था, बल्कि इंडिया ने क्या किया? इंडिया और श्रीलंका के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हो गया। द
Peace accord assigned a certain degree of regional autonomy in the Tamil areas, with Elam People's Revolutionary Liberation Front controlling the regional council, and called for the Tamil militant group to surrender. India was to send a peacekeeping force named the Indian Peacekeeping Force, part of the Indian Army, to Sri Lanka to enforce the disarmament and to watch over the regional council. तो मतलब ये जो दोनों देश के बीच जो एक पीस ट्रीटी साइन हुआ, वो पीस ट्रीटी क्या था कि ठीक है एक पार्शियल ऑटोनोमी हम लोग देंगे। मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या है ना, एक ऑटोनोमी, एक सर्टेन डिग्री तक एक ऑटोनोमी वो तमिल एरिया में देने के लिए राजी हो गए हैं, ठीक है। लेकिन तमिल जो लिबरेटर है उन लोग को 100% ऑटोनोमी चाहिए, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट में इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा कि हमें पार्शियल एक सर्टेन डिग्री तक हमें एक रीजनल ऑटोनॉमी आपको दे सकते हैं, और उसके बदले इंडियन पीस कीपिंग फोर्स आएगा और तमिल लोगों से क्या होगा ना, डिसआर्म, मतलब तमिल जो एलटीटी के जो लोग हैं उनको बोलेंगे कि आप अपना हथियार फेंको और सरेंडर करो, आपको एक डिग्री तक ऑटोनॉमी दिया जाएगा। लेकिन ये बात एलटीटीओ को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, वॉर अगेंस्ट आईपीकेएफ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के अगेंस्ट वार स्टार्ट कर दिया था। देखिए दोस्तों, ऑल्दो द तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट हैव ए रोल इन द इंडो-लंका एग्रीमेंट, मोस्ट ग्रुप इंक्लूडिंग EPRLF, TELO, EROS एंड PLOTE एक्सेप्टेड इट। मतलब ये सब जो ग्रुप है एलटीटीओ को छोड़ के, ये लोग क्या है ना राजी हो गए थे, बट LTTE रिजेक्टेड द अकॉर्ड बिकॉज दे अपोज्ड EPRLF's Varadaraja Perumal as the chief ministerial candidate for the merged Northeast provision। मतलब एलटीटी बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग राजी नहीं होंगे क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है वो हमारा नहीं है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, EPRLFs, उनका नाम है वाराडाराजा पेरुमल, तो हम उनसे राजी नहीं होंगे, ये हमारा बात नहीं सुनेंगे बाद में, तो हमें अपना एक ऑटोनोमस रीजन चाहिए, सारे तमिल के लिए ऑटोनोमस रीजन चाहिए, और हम में से किसी को आपको चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा वहाँ का, ठीक है। द LTT नेम्ड 3 ऑल्टरनेट कैंडिडेट फॉर द पोजीशन व्हिच इंडिया रिजेक्टेड। तो इंडिया ने बोला नहीं, हम लोग ये सब नहीं सुनेंगे, आपको वो श्रीलंकन जो ग्रुप है उनका चीफ मिनिस्टर को ही आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो हमें आपको क्या होगा ना, आपको सप्रेस करना पड़ेगा। The LTT subsequently refused to hand over their weapon to IPKF, मतलब डिसआर्म जो बात था वो नहीं माना। After 3 months of tension, LTT declared war on IPKF on 7th October 1987. Thus, LTT engaged in military conflict with the Indian Army and launched its first attack on an Indian Army ration truck on 8 October, killing 5 Indian paracommandos who were on board by strapping burning tires around their neck। मतलब गले में जलता हुआ टायर बांध के उन लोगों को मार दिया है, इंडियन आर्मी को मारा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट द IPKF शुड डिसआर्म द LTT बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती उन लोगों को हराओ और उन लोगों को बोलो सरेंडर करने के लिए, और उन लोगों को सारे फोर्स जो वेपन है उनसे छीन लो। The Indian Army launched assault on LTTE, including a month-long campaign Operation Pavan। तो LTT के अगेंस्ट इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का जो एक्शन था उनमें से एक एक्शन का नाम था ऑपरेशन पवन। जैसे सिख के अगेंस्ट था ऑपरेशन ब्लू स्टार, LTT के अगेंस्ट था ऑपरेशन पवन। टू विन कंट्रोल ऑफ द जाफना पेनिनसुला, जाफना जो श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में आते हैं वो किसके अंडर में है, LTT के अंडर में है, तो उनसे उनको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन पवन। द रूथलेसनेस ऑफ दिस कैंपेन एंड द इंडियन आर्मी सब्सिक्वेंट anti-LTT ऑपरेशन व्हिच इंक्लूडेड सिविलियन मैसाकर एंड रेप्स मेड इट एक्सट्रीमली अनपॉपुलर अमंग मेनी तमिल्स इन श्रीलंका। मतलब इतना जो मैसाकर हुआ था, इतना जबरदस्ती जो सप्रेशन का जो टेक्निक इंडियन आर्मी ने अपनाया था, और इतना सिविलियन का मैसाकर हुआ था, उसके साथ रेप्स का भी बात हो रहा है, तो इसके चलते सारे जो श्रीलंका के जो सारे तमिल था वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के अगेंस्ट में चला गया। उसके साथ साथ इंडिया के जो तमिल था वो भी पीस कीपिंग फोर्स और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में चले गए थे।
तो दोस्तों ये ऑपरेशन पवन ये कब हुआ था? 11 to 25 अक्टूबर 1987, जाफना पेनिनसुला, श्रीलंका, इंडियन विक्ट्री, IPKF ऑपरेशन ऑफ जाफना, LTT रिलोकेट हेडक्वार्टर टू वनी। तो दोस्तों LTT वहाँ से हट गए थे और एक दूसरा कहीं और एक हेडक्वार्टर उन्होंने बना लिए थे और इंडियन विक्ट्री हो गए थे। तो ऑपरेशन पवन was the code name assigned to the operation by the Indian peacekeeping force to take control of Jaffna from the liberation tigers of Tamil Eelam, better known as Tamil Tiger, in late 1987 to enforce the disarmament of the LTT as a part of the Indo-Sri Lanka Accord। तो इंडो श्रीलंका के एग्रीमेंट ही था कि उन लोगों को एक सर्टेन डिग्री का ऑटोनॉमी दिया जाएगा और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के उन लोगों को डिसआर्ममेंट किए करेंगे, मतलब सरेंडर करेंगे, उन लोगों से कहेंगे कि आप सरेंडर करो। इन ब्रूटल फाइटिंग लास्टिंग अबाउट 3 weeks द IPKF took control of the Jaffna Peninsula from the LTT, something that the Sri Lankan army had tried but failed to do। मतलब श्रीलंकन आर्मी बहुत देर से करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, जो इंडियन आर्मी आके कर दिया। Supported by Indian Army tank, helicopter, gunships and heavy artillery, the IPKF routed the LTT at the cost of 214 soldier and officer। मतलब इंडिया के 214 सोल्जर ऑफिसर भी मारे गए थे। अब दोस्तों ये दोनों चीज के बाद एक तरफ सिख और दूसरे तरफ तमिल दोनों ही बहुत गुस्से में थे और राजीव गांधी को मारने का चक्कर में थे। अब आता है राजीव गांधी के असैसिनेशन। दोस्तों राजीव गांधी के असैसिनेशन अब कौन किए थे? The assassination of Rajiv Gandhi, former Prime Minister of India, occurred as a result of a suicide bombing in Sri Perumbudur in Tamil Nadu, India on 21 May 1991। मतलब ये LTT के बाद खत्म होने के बाद 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदुर में सुइसाइड बॉम्बिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन हुआ था, मौत हुआ था। At least 14 others in addition to Rajiv Gandhi were killed। It was carried by थेनमोजी राजारत्नम, ये एक लड़की थे, थेनमोजी राजारत्नम, ऑल्सो नोन एज कलाईवानी राजारत्नम और धनु, शॉर्ट फ्रॉम धनु। तो धनु एक लड़की थे जो ये एक्चुअली सुइसाइड बॉम्बिंग किए थे। धनु ने अपने बेल्ट में RDX को बांध लिए थे और जैसे राजीव गांधी के पास गए थे उनको गार्लैंड माला देने के लिए गले में, और जब झुक के उनको प्रणाम करने जा रही थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया ना, अपने RDX को मतलब एक्टिवेट कर दिए थे और ब्लास्ट होके राजीव गांधी उनके साथ साथ और 14 अदर भी और इंक्लूडिंग धनु सब उस टाइम मर गए थे। तो दोस्तों धनु ए मेंबर ऑफ द श्रीलंकन तमिल सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LTT, तो LTT के मेंबर थे धनु, along with डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ खालिस्तान। अब दोस्तों जगजीत सिंह चौहान भी इस एसेसिनेशन में इंक्लूडिंग एक मेंबर था। डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान के बारे में मैं पहले ही बात कर लिया था कि खालिस्तान मूवमेंट का जो फाउंडर है वो है जगजीत सिंह चौहान। जगजीत सिंह चौहान वाज द फाउंडर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। बाद में थोड़ा साइड हो गए थे और जर्नैल सिंह भिंडरनवाले के ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गए थे, ठीक है। तो ये भी एसेसिनेशन में शामिल थे। Along with Dr. Jagjit Singh Chauhan of Liberation of National Council of Khalistan and गुरजन सिंह बुद्ध सिंह वाला ऑफ द खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, एक और लीडर है खालिस्तान के, गुरजन सिंह बुद्ध सिंह वाला। तो कौन कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व थे? धनु, उसके बाद डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान और गुरजन सिंह बुद्ध सिंह वाला। एट द टाइम इंडिया हैड जस्ट एंडेड इट्स इन्वॉल्वमेंट through the Indian peacekeeping force in Sri Lankan civil war. Subsequent accusation of conspiracy have been addressed by 2 commissions of inquiry and have brought down at least 1 national government. तो दोस्तों ये था राजीव गांधी का असैसिनेशन। अब इसमें से डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन थे? ये लड़की धनु। ये लड़की बहुत ही कम, उस टाइम शायद 17-18 साल की थी जिसने ये कदम उठाई। तो दोस्तों थनमोजी राजारत्नम ऑल्सो नोन एज कलाईवानी राजारत्नम और धनु, देखिए एक बहुत ही कम उम्र की लड़की उस टाइम थे जिन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग किए थे। तो दोस्तों असैसिनेशन कैसे हुआ था? व्हेन राजीव रीच्ड ए कैंपेन रैली इन श्री पेरुम्बुदुर ही लेफ्ट हिज कार एंड बिगेन वॉकिंग टुवर्ड्स द डायस वेयर ही वाज टू डिलीवर ए स्पीच।
Along the way he was garlanded by many well wishers. तो सब मिलके उनको माला दे रहे थे. Indian National Congress workers and school children. The assassin Dhanu Thenmoji Rajaratnam approached and greeted him. She then bent down to touch his feet and detonated an RDX explosive laden belt tucked below her dress at exactly 10:10 p.m. Gandhi, his assassin and 14 others, मतलब राजीव गांधी, धनु, his assassin and 14 others, कुल मिला के टोटल 16 were killed in the explosion that followed, along with 43 others who was grievously injured. The assassination was caught on film by a local photographer हरि बाबू. तो हरि बाबू एक उस टाइम फोटोग्राफ कर रहे थे, उनकी फोटोग्राफ में सारे जो चीज़ है ये आ गए थे. Whose camera and film was found intact at the site despite him also dying in the blast. मतलब हरि बाबू मर गए थे लेकिन उनका कैमरा जो था वो वहाँ से मिला था. तो दोस्तों मैं आपको फोटो दिखाऊंगा जो उनके कैमरे से मिला था. दोस्तों देखिए पहला फिल्म ये था, ये राजीव गांधी था, ये खड़े हैं, सब उनको आके ग्रीटिंग कर रहे हैं, ये ग्रीटिंग कर रहे हैं. उसके बाद दोस्तों आते हैं ये वाला, देखिए ये है धनु आके राजीव गांधी को ऐसे माला पहना के उसके बाद बेंट के उनके प्रणाम करने गया था और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ. ये दोनों चीज़ को और क्लियरली मैं आपको दिखाऊंगा ये इस फोटो में. देखिए ये था धनु आके राजीव गांधी को ऐसे माला पहना के बाद प्रणाम करने गया था और ये ब्लास्ट हो गया था. देखिए दोस्तों राजीव गांधी के जो कपड़ा है और जो शूज़ है यहाँ पे वहाँ पे पेरुम्बुदूर में ये मेमोरियल में सेव है. द टाडा. अब दोस्तों ये था राजीव गांधी के एसेसिनेशन जिसमें टोटल 16 लोगों की मौत हुआ. उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हुआ. फर्स्ट ट्रायल जो स्टार्ट हुआ उसमें क्या डिसीजन हुआ, टाडा कोर्ट मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ट्रायल कोर्ट had initially sentenced 26 people to death. तो टोटल 26 पीपल को मृत्युदंड डेथ सेंटेंस दे दिया इन द केस. उसके बाद दोस्तों इन 1999 ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, मतलब राजीव गांधी के एसेसिनेशन हुआ था आपका 1991 में, और जैसे ही एसेसिनेशन हुआ टाडा कोर्ट ने 26 कॉन्विक्ट को डेथ सेंटेंस दिया. उसके कुछ साल बाद मतलब 1999 में ए फ्यू ईयर्स आफ्टर टाडा एक्ट वाज अलाउड टू लैप्स, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन ऑफ ओनली 7 पीपल, रिलीजिंग ऑल अदर्स. द एससी ऑर्डर ऑब्जर्व नन ऑफ दोज कन्विक्टेड वाज पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एसेसिनेशन टीम. मतलब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ने ये देखा, ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया. सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया कि 26 में से 7 पीपल इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है, बाकी जो 19 है वो इन्वॉल्व नहीं है, कोई लिंक नहीं है, तो उनको छोड़ दिया गया था. ठीक है. उसके बाद दोस्तों केस और प्रोग्रेस हुआ तो ये 7 अभी इन्वॉल्व है. ये प्रूफ हो गया कि ये 7 अभी इन्वॉल्व है इसमें. तो ये 7 कौन कौन है मैं आपको दिखाऊंगा इनको फोटो. एस नलिनी, सांथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस, जया कुमार, आरपी रविचंद्रन, ये 6 और उसके साथ एजी पेरारी वलन. ये टोटल 7 है जो इन्वॉल्व हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 7 जो है इन्वॉल्व है, बाकी जो 19 है उनको छोड़ दिया गया है. उनमें से 2 चीज़ आपको बता दूं, नोलिनी और मुरुगन हस्बैंड वाइफ है, और इन 7 में से सिर्फ नोलिनी जो था उस टाइम उस स्पॉट में प्रेजेंट थे. एस नोलिनी, मैं आऊँगा उसके ऊपर भी. तो दोस्तों पहला आते हैं नोलिनी मुरुगन, डॉटर ऑफ ए नर्स एंड ए पुलिस ऑफिसर इन चेन्नई एंड ए ग्रेजुएट ऑफ ए प्रोमिनेंट चेन्नई कॉलेज. देखिए दोस्तों उस टाइम के ग्रेजुएट थे नोलिनी इज नाउ इन हर मिड 50s अभी. Among the 7 convicts, she was the only one present at the assassination spot in Sri Perumbudur where Gandhi was killed. Later, photographed showed Nolini with the alleged assassins before Rajiv Gandhi's arrival. मतलब जो फोटोग्राफ जो वहाँ से मिला था उसमें दिख रहा है कि जो एसेसिन है मतलब धनु के साथ नलिनी बैठी हुई थी राजीव गांधी आने से पहले. मतलब नलिनी को पता था कि ये होने वाला है. मैं आपको वो फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा. देखिए दोस्तों राजीव गांधी आने से पहले ये धनु और ये नलिनी
ये दोनों एक साथ बैठी हुई थी। उसके बाद धनु, राजीव गांधी आने के बाद धनु ने ये असैसिनेशन किए थे, तो नलिनी इसमें इन्वॉल्व है, ये तो प्रूफ हो गया है। उसके बाद आते हैं इसमें देखिए दोस्तों, आफ्टर द किलिंग नलिनी एंड हर हस्बैंड मुरुगान, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, अनदर एक्यूज्ड लेफ्ट चेन्नई एंड हाइड आउट इन वेरियस प्लेसेस फॉर मोर देन ए मंथ अंटिल देयर अरेस्ट। नलिनी वॉज देन प्रेग्नेंट, उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। देयर डॉटर वॉज लेटर बॉर्न एंड रेज्ड इन प्रिजन अंटिल एज 5, मतलब 5 साल तक वो माँ के साथ जेल के अंदर ही बड़ी हुई। नलिनी एंड मुरुगन हैव नेवर मेट देयर डॉटर आफ्टर शी लेफ्ट प्रिजन एंड वॉज रेज्ड बाय अनदर फैमिली, मतलब 5 साल के बाद जब बच्चा जेल से बाहर हो गया और कोई एक और फैमिली के साथ रहने लगी, उसके बाद से नलिनी और मुरुगन ने कभी आज तक अपने डॉटर को नहीं देखे थे। सेड नलिनीज काउंसिल एम राधाकृष्णन। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन 1999, जो 1999 में जो ऑब्जर्व दिए थे, मतलब 7 को छोड़ के बाकी सबको छोड़ दिया जाए। ऑब्जर्व दैट नलिनी वाज एन ओबीडियंट पार्टिसिपेंट विथ नो की एविडेंस टू एस्टैब्लिश शी वाज पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। She would not have dared to retreat from the scene as she was tucked into the tentacles of the conspiracy octopus from where it was impossible for a woman like Nalini to get herself extricated, it said. The Supreme Court in a majority ordered sentenced her to death, but in 2000 the sentence was commuted to life following a plea by Sonia Gandhi, Rajiv's wife. मतलब पहले तो डेथ सेंटेंस दिए थे नलिनी को, लेकिन उसके बाद राजीव गांधी के बीबी सोनिया गांधी ने बोले कि नहीं, उनको छोड़ दिया, मतलब डेथ सेंटेंस नहीं, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाए। तो सोनिया गांधी के प्ली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला चेंज कर दिए और उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आते हैं और एक शख्स, आर.पी. रविचंद्रन, an Indian national who was the close to Tamil Elam LTT movement in the 1980s. Ravichandran is said to have had close links with LTTE leaders before the armed group was actually formed. Prosecution charges said Ravichandran had visited Sri Lanka several times in the mid 1980s via sea. In fact, several leading politicians from Tamil Nadu also visited LTTE strongholds in Sri Lanka during the period. मतलब सिर्फ वो नहीं बल्कि तमिलनाडु के और भी पॉलिटिकल लीडर भी श्रीलंका में गए थे एलटीटी के लीडर से मिलने के लिए। हाउएवर कॉन्स्पिरेसी चार्जेस अगेंस्ट रविचंद्रन वर स्ट्रक डाउन बाय इन 1999 बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हिच वाज आल्सो सस्पेंडेड टाडा प्रोविजंस फ्रॉम द केस। उसके बाद संथन, ए श्रीलंकन सिटीजन, अकॉर्डिंग टू कोर्ट डॉक्यूमेंट संथन इज बिलीव्ड टू हैव फ्लेड देन स्ट्राइप्ड ऑन श्रीलंका इन 1991 एंड रीच्ड इंडिया बाय बोट along with शिवारसन। तो संथन और शिवारसन ये दोनों श्रीलंका छोड़ के इंडिया में आए थे। अब शिवारसन के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, हु लेड द असैसिनेशन टीम एंड वाज नेवर कॉट अलाइव एंड फ्यू अदर्स। मतलब शिवारसन जो है असैसिनेशन टीम को लीड किया था, मतलब धनु, नलिनी, इन लोगों को लीड किया था, लेकिन पुलिस ने कभी उनको जिंदा पकड़ नहीं पाया शिवारसन को। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हिज रोल इन द किलिंग वॉज डायरेक्ट एंड एक्टिव, मतलब सांथन रोल वॉज डायरेक्ट एंड एक्टिव। ही वॉज वन ऑफ दोज इनिशियली सेंटेंस टू डेथ अलॉन्ग विथ पेरारीवलन, नलिनी एंड मुरुगन बिफोर देयर सेंटेंस वर कमिटेड टू लाइफ। मतलब बाकी लोगों के साथ इनका भी डेथ सेंटेंस हुआ था, बाद में उसको चेंज करके लाइफ टाइम कर दिया गया। अब दोस्तों आते हैं मुरुगन, जो कि नलिनी के हस्बैंड है। Nalini once recalled that Murugan was one among many Sri Lankan youth who fled the country and reached Chennai, hoping to go abroad. He was her brother's friend and stayed at their home briefly. Nalini's first meeting with Sivasaran was through Murugan. अब दोस्तों रॉबर्ट पायस, another Sri Lankan citizen, Robert Pius, now 55, had come to India with his wife and sister in September 1990. He is believed to have had links with the militant group LTT. Pius was also accused of a close association with शिवारसन, जिनको आज तक कभी पकड़ नहीं पाए। While the court took note of his involvement in the conspiracy, it observed he was also a man who faced atrocities from the Indian peacekeeping force in Sri Lanka
एंड हैड लॉस्ट ए चाइल्ड इन दैट पीरियड। मतलब रॉबर्ट पायस क्या था, अपना एक बच्चा खो दिया था इस पीस कीपिंग फोर्स के अटैक के लिए। और उसके बाद दोस्तों जया कुमार, ब्रदर इन लॉ ऑफ पायस, जया कुमार रीच्ड इंडिया along with Pius. The prosecution accused him of serious involvement in the killing, citing his close association with Sivarasan. Jayakumar was also a victim of alleged atrocities during IPKF action in Sri Lanka. और उसके बाद दोस्तों आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट शख्स जो है पेरारी वलन। इनका एक अलग से कहानी है, मैं बताऊंगा। He was 19 when he was arrested in June 1991. He was accused of having bought 2 battery cells for Sivarasan. During the probe, one piece of evidence was decoded radio message sent on May 7, 1991 by Sivarasan to LTT leader Pottu Amman in Sri Lanka. Our intention is not known to anybody except us 3. ये मैसेज जो है पेरारी वलन ने पट्टू अम्मान LTT लीडर श्रीलंका को भेजे थे। अब दोस्तों ऑफ द 7 convicts serving life terms in the case in 1991, Supreme Court sentenced 4 of them to death and the other 3 to life imprisonment. तो दोस्तों 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया था कि चार को डेथ सेंटेंस दिया जाएगा और 3 को छोड़ दिया जाएगा। ये 4 कौन थे? ये 4 थे नोलिनी, उसके हस्बैंड मुरुगान, और दोस्तों आरपी रविचंद्रन और एजी पेरारी वलन। ये चारों को डेथ सेंटेंस। लेकिन 2000 में डेथ सेंटेंस ऑफ 1 नोलिनी वाज कम्यूटेड टू लाइफ। इन 2014 द सुप्रीम कोर्ट कम्यूटेड द रिमेनिंग 3 डेथ सेंटेंस इंक्लूडिंग दैट ऑफ पेरारी वलन। मतलब सारे चीज मिला के 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो कॉन्विक्ट है, मतलब टोटल 7 नंबर कॉन्विक्ट, सबको लाइफ सेंटेंस में फाइनल कर दिए कि सबको लाइफ सेंटेंस दिया जाएगा, किसी को डेथ सेंटेंस नहीं देंगे। ठीक है, ये फाइनल जजमेंट था। अब दोस्तों लाइफ सेंटेंस का भी तो एक टाइम होता है, ऐसा कि नहीं कि अप टू डेथ वो प्रिजन में ही रहे, ऐसा तो नहीं है कि कुछ 20 ईयर्स 30 ईयर्स ऐसे कुछ होगा। तो ये लोग ऑलरेडी 30 ईयर्स तक जेल में थे। ठीक है, ये लोग मतलब एसेसिनेशन हुआ था 1991 में, उसके बाद ही ये लोग क्या है ना अरेस्ट हो गया था। तब से लेके आज तक 2022 तक ये लोग जेल में ही था। तो ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स दे हैव स्पेंट इन जेल। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ ना, एजी पेरारी वलन, मतलब ये जो है आदमी एजी पेरारी वलन ने सबसे पहले एक स्टेप लिया था कि एक मर्सी पिटीशन किए थे। किसको? गवर्नर ऑफ तमिलनाडु को। तमिलनाडु के गवर्नर को एक मर्सी पिटीशन किए थे कि मुझे छोड़ दिया जाए, मेरा 30 साल ऑलरेडी मैं जेल में हूँ, अब मुझे छोड़ दिया जाए। तमिलनाडु गवर्नमेंट रिकमेंडेड फॉर हिज रिलीज इन सितंबर 2018। अब दोस्तों जैसे ही मर्सी पिटीशन किए थे, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, उनके जो विधानसभा ने पास किए थे कि एजी पेरारी वलन को छोड़ दिया जाए। 30 ईयर्स बहुत होते हैं, 30 ईयर्स तक वो जेल में थे, अब उनको छोड़ दिया जाए। तो ये पास हुआ था विधानसभा में, नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये पास किया था कि एजी पेरारी वलन, सिर्फ एक आदमी को लेके ये डिस्कशन हुआ था, वो था एजी पेरारी वलन, उनको छोड़ दिया जाए। तो ये पास होने के बाद ये गवर्नर के पास गया था। अब गवर्नर ने क्या किया, उसको रख दिया, उसको छोड़ा नहीं, ऐसे ही रख दिया। ठीक है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2018 को ये पास कर दिया कि एजी पेरारी वलन को छोड़ दिया जाए। बट द गवर्नर आफ्टर ए गैप ऑफ मोर देन 3 years डिसाइडेड ऑन जनवरी 25, 2021 टू रेफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक ए कॉल ऑन द मर्सी प्ली। लेकिन गवर्नर ने 3 साल तक ऐसे ही रख दिया उसको। 3 साल बाद उसने सोचा कि इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाए। मतलब 2018 से 2021 के बाद वो डिसीजन नहीं कि प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाए, कि वो ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है डिसीजन लेने पे, मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। तो ये देख के सुप्रीम कोर्ट को बहुत गुस्सा आया कि आप अगर 3 साल के से भी डिसीजन नहीं ले पाए तो आप किस लिए बैठे हो। और ये जो चीज़ है ये कैबिनेट में पास हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ है, तो आपको ये मानना पड़ेगा। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया है तो यू शुड एग्री विद दैट।
अब देखिए, फाइंडिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नर कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ए बेंच ऑफ जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड बी आर गवाई, एल नागेश्वर राव बाद में चीफ जस्टिस भी बने थे, एंड बी आर गवाई सेड गवर्नर हैज नो पावर टू इंडिपेंडेंटली डिसाइड एंड रेफर द मैटर टू प्रेसिडेंट। गवर्नर के पास इतना भी पावर नहीं कि वो खुद से सोचे और सारे मैटर को प्रेसिडेंट के पास भेज। तो फिर कैबिनेट में मतलब असेंबली में जो पास हुआ था उसका क्या। अब दोस्तों विद इन डे, मतलब ऐसे डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये डिसीजन सुन के तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया ना, उसके नेक्स्ट डे असेंबली ने एक बिल पास किया कि बाकी जो 6 कॉन्विक्ट है उनको भी छोड़ दिया जाए, मतलब सातों को साथ ही छोड़ दिया जाए। मतलब 2018 में डिसीजन लिए थे कि एजी पेराडीवलन को छोड़ दिया जाए और 2021 में आके डिसीजन लिए कि बाकी 6 को भी छोड़ दिया जाए। Within days, the Tamil Nadu cabinet headed by then Chief Minister Edappadi K. Palaniswamy had recommended the release of all 7 convicts. But Rajbhavan chose to sit on it. फिर से राजभवन ने पहला वाला पास नहीं किया, ये भी पास नहीं किया। The Supreme Court on 18th May 2020 Wednesday invoked its extraordinary power. मतलब 2022 के 18 मई को एक सुप्रीम कोर्ट के पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होते हैं टू डू कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 142। मतलब अगर गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हो, गवर्नर की तरफ से हो, प्रेसिडेंट की तरफ से हो या किसी की तरफ से अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जो आर्टिकल 142 देते हैं कि वो आर्टिकल 142 को अप्लाई करके क्या किया, ऑर्डर द रिलीज ऑफ एजी पेराडीवलन इन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी असोसिएशन केस। मतलब ये जो आदमी है एजी पेराडीवलन, ये रिलीज हो गया 18 मई 2020 को। सुप्रीम कोर्ट ने 142 अप्लाई करके इनको रिलीज कर दिया। अब दोस्तों बाकी रह गया ये 6। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे November 11 ordered the premature release of all 6 remaining convicts including Nalini Sriharan who were serving life sentence in the Rajiv Gandhi assassination case. Convicts R.P. Ravichandran, Santhan Murugan, Robert Payas and Jayakumar were also ordered to be released. The bench in its order took notes of the case of A.G. Peradavalan, the 7th convict who was released in May. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, November 11 को ये कहा कि देखिए ऑलरेडी एजी पेराडीवलन एक एग्जाम्पल है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर 142 यूज करके उसको फ्री कर दिए। तो सेम 142 पावर यूज करके आज मतलब November 11 को सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेते हैं कि बाकी जो 6 है इंक्लूडिंग नलिनी श्रीहरन सबको सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर देंगे। उनका लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रीमेच्योर रिलीज, मतलब और प्रिजन में रहने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 30 ईयर्स रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है अपने असेंबली में ये पास किया है कि उन लोगों को रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, ये गवर्नमेंट का मतलब राइट है, वो कर सकते हैं ऐसा। ए बेंच ऑफ जस्टिस बी आर गवाई एंड बी वी नगरत्ना सेड the May 2022 judgment of the top court in the case of A.G. Peradavalan was applicable here as well. Invoking its extraordinary power under Article 142 of the Constitution, the top court on May 18 ordered his release after he served over 30 years in jail. मतलब फिर से 142 पास करके सुप्रीम कोर्ट ने सबके सब रिलीज कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आफ्टर रिलीज ये है नलिनी मुरुगन जो कि डायरेक्ट उनको फोटोग्राफ में मिले थे असैसिनेशन के स्पॉट पे। ये 30 साल जेल के रहने के बाद ये रिलीज हो रहा है, लेकिन 5 साल तक ये इन्होंने अपनी बेटी को मतलब बरी किया है। उसके बाद से ये और इनके हस्बैंड आज तक उनके बेटी से नहीं मिली है। सोचिए कितना हार्ड लाइफ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था टोटल राजीव गांधी के असैसिनेशन की हिस्ट्री, कैसे हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व थे और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सबको रिलीज कर दिए थे। टोटल मैंने आपसे डिस्कस किए थे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।